हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। इनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो CSIR, नेट, गेट और IIT JEM जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार अगर समझ ले तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रॉन्ग होने का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ बेसिक्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कंडीशंस क्या है। नॉर्मली हम पहले अगर बात करें एरोमेटिक कंपाउंड की, ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड में कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जो डबल बॉन्ड होंगे कंपाउंड में वो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। इसके अलावा डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए। ठीक है, और वो कंपाउंड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को ही हम हकल रूल कहते हैं, जिसमें n की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 से शुरू होती है। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड जो है कैसा है, साइक्लिक है। ये कंपाउंड प्लेनर भी है। इस कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ जो प्लस चार्ज है कंपाउंड में वो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। किस तरह से है आप आराम से देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे कि प्लस चार्ज है। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्लस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। इस तरह से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। इसके बाद वापस से अगर मैं देखूँ इसको, फाइन, तो ये कैसे आ जाएगा, ये इधर चला गया और प्लस चार्ज इधर आ गया। तो कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है प्लस चार्ज के साथ जो है यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन में भी है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ये हक्कल रूल को भी फॉलो करता है। कैसे, कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर एक डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखना है कि क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू कितनी रख दे। n की वैल्यू में अगर 0 रख दूँ तो इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 0 रखने पर क्या आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। 4 × 0 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये क्या कर रहा है, पूरी तरह से हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। इसी तरह से ये वाला कंपाउंड, इसमें देखते हैं हम क्या होता है। ओके, नहीं, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, नहीं तो ये तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये माइनस चार्ज। ठीक है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज है, राइट। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो गए, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। क्या यह हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, देख लेते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। n की वैल्यू अगर मैं कितने रख दूँ, 1 रख दूँ, तो 4 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये भी क्या कर रहा है, हक्कल रूल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, अगर ये यहाँ पे माइनस चार्ज होता है। इसके अलावा बेंजीन में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर भी क्या है, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो इसके लिए भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन और चार्ज है इन पर, ये सब आपस में कॉन्जुगेशन में है। साथ ही ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इनके वो डीलोकलाइज भी हो रहे हैं सिस्टम में, और ये हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहे हैं। तो ये सारे कंपाउंड किस तरह के होंगे, एरोमेटिक होंगे। इसके अलावा जो है हम कह सकते हैं कि जो भी sp2
sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे उनमें ही प्लेनरिटी होगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो वो प्लेनर नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे कि ये मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे, मान लो कि ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये वाला हमारा जो कार्बन है वो क्या है, sp3 है। अगर ये sp3 है, राइट, तो sp3 का जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो वो किसी भी कंडीशन में यहाँ पर जो है वो प्लेनर नहीं हो पाएगा। तो प्लेनर कौन होगा, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन या किसी भी हेटेरोएटम का, या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो उसी केस में हमें प्लेनर कंपाउंड मिलेंगे और उसमें हम एरोमेटिक देख सकते हैं। अगर कंपाउंड में एक भी sp3 कार्बन या फिर कोई हेटेरोएटम है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकता, राइट। तो ये तो हो गई एरोमेटिसिटी की बात। इसके बाद देखते हैं एंटी एरोमेटिक। उसमें भी सेम कंडीशन है, एंटी एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। क्या कंडीशन है, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। इसके अलावा जो है कॉन्जुगेशन हो, जो भी डबल बॉन्ड हो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो उनमें कॉन्जुगेशन में हो वो, और डीलोकलाइज्ड हो। ओके, जैसे कि ये रिंग में डीलोकलाइज होने चाहिए जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन हो। और वो किस रूल को फॉलो करता है, यहाँ पे 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पर जो है 1 से शुरू होती है। जैसे एरोमेटिक में 0 से शुरू होती है, एंटी एरोमेटिक में यहाँ पर 1 से शुरू होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पे जो है ये 1 डबल बॉन्ड है और ये माइनस चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इस तरह से अब देख लो, इसको रख के देख लो आप, इन सब के लिए जो है n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो 4n में मैं n की वैल्यू 1 रख दूँ तो क्या आ जाता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। इसके बाद जो है हम आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पे। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड भी यहाँ पे कह रहे हैं साइक्लिक होना चाहिए, वो नॉन प्लेनर हो सकता है। इन दोनों में क्या कंडीशन है, प्लेनर होना चाहिए, पर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा नॉन प्लेनर होगा, ठीक है। और उनमें जो है कॉन्जुगेशन हो, ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जो भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें वो कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे आपस में, क्योंकि कंपाउंड हमारा नॉन प्लेनर होगा। और वहाँ पे जो है एग्जाम्पल में अगर मैं बताऊँ तो अगर किसी कंपाउंड में रेडिकल है बना हुआ है, या फिर sp3 कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी sp3 कार्बन है, ये भी sp3 कार्बन है, p3 कार्बन है, तो ये कंपाउंड जो है कभी भी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो नहीं हो सकते। हालांकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एक sp3 कार्बन आ गया, जिस वजह से ये कंपाउंड हमारा प्लेन में नहीं होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पर तो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, यहाँ पे तो इसका जो है sp3 कार्बन भी नहीं है, ये तो सारे के सारे कार्बन जो है sp2 कार्बन है, तो भी ये नॉन एरोमेटिक क्यों हुआ, क्योंकि अब देखो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4, मतलब कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूँ तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको तो एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता, क्योंकि साइक्लोऑक्टाटेट्रा इन न्यूट्रल फॉर्म में जो है वो टब शेप में रहती है,
इस तरह से, ये इस फॉर्म में नहीं रहता, टब शेप में रहता है, जिस कारण जो है हमारे कंपाउंड में ये टब शेप में रहता है इस तरह से। तो कंपाउंड में जो है प्लेनरिटी नहीं रह पाती, और क्योंकि अगर ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा तो वो जो है उसमें कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड जो है हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, राइट। अब यहाँ पे हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है, एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक रिंग करंट रखता है, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट रखता है। इस दोनों पॉइंट को हम फ्रोस्ट सर्कल से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रोस्ट सर्कल, ठीक है, क्या होता है, सर्कल है जिसको बराबर दो इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद कोई भी कंपाउंड लेते हैं हम, जैसे कि मैंने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो फ्रोस्ट सर्कल से हम हमारे कंपाउंड में डायमैग्नेटिक रिंग करंट है या पैरामैग्नेटिक रिंग करंट है कैसे देख सकते हैं। ये सर्कल लिया, ये हमारा कंपाउंड है, इसको जस्ट उल्टा करके मैं अगर इस सर्कल में पुट कर दूं इस तरह से, ठीक है, ये हमारा एनर्जी लेवल इसका ये इस तरह से, राइट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 और 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो पहले तो जो सबसे नीचे एनर्जी लेवल है उसमें आप 2 पाई इलेक्ट्रॉन जो है रख देते हैं। उसके बाद क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा। कितने हो गए, 4 5 और 6। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड है। हमें पता है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड में पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। तो इस वाले कंपाउंड में जब डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से रिंग में जो है वो डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट होगा। इसके अलावा पैरामैग्नेटिक के बारे में देख लेते हैं। ये और मैं कंपाउंड लूँ इस तरह से, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसमें हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 तो यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। वही फ्रोस्ट सर्कल बनाओ आप वापस से, बराबर इस कंपाउंड को सीधा इसमें उल्टा रख दो यहाँ पे इस तरह से, राइट, रख दिया। ये पहला एनर्जी लेवल, क्लियर। तो कितने हैं, 4 है, 1 2 3 और ये 4। तो ये क्या हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब कि पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होगा। इस वाले कंपाउंड में जब ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे तब ये किस तरह का रिंग करंट जनरेट करेगा, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करेगा। इस तरह से हमेशा ध्यान रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करता है और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है यहाँ पे पैरामैग्नेटिक रिंग करंट जनरेट करता है, राइट। अब चलते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो मोस्ट स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल जो है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। तो स्टेबिलिटी को इस तरह से आप देख सकते हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसके बाद आगे के जो मेन कंसेप्ट है उनको हम देख लेते हैं, और कि किन किन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। कुछ कंसेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग एग्ज़ाम के, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ओके। अब इसमें आप एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है। याद रहे कि अगर डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से दोनों ही रिंग एरोमेटिक प्रॉपर्टी जनरेट करती है
तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये डबल बॉन्ड को मैं अगर इधर शिफ्ट करूँ, आप इधर भी कर सकते हैं, जहाँ से एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए आप उधर डबल बॉन्ड को शिफ्ट करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये मैंने किया तो क्या मिला, राइट। ये इस तरह से जब शिफ्ट किया ऊपर की तरफ तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। तो अगर मैं रिंग की बात करूँ तो फर्स्ट वाली ऊपर वाली रिंग तो जो है वो क्या है, एंटी एरोमेटिक। कैसे, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज इस रिंग पे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नीचे वाली रिंग क्या है, एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है इस रिंग में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एंटी एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। तो ये तो अब ना तो एंटी एरोमेटिक हो, पर हम बात किसकी कर रहे हैं, पूरे कंपाउंड की कर रहे हैं। ओके, तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, न तो एंटी एरोमेटिक होगा न ही एरोमेटिक होगा। ये कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। अगर दोनों ही रिंग एरोमेटिक आ जाती या दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक आ जाती तो ये कंपाउंड उस पर्टिकुलर यानी कि एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होता है या एंटी एरोमेटिक होता। पर एक रिंग क्योंकि एरोमेटिक है, दूसरी रिंग एंटी एरोमेटिक है, तो हमारा कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होगा। उसके बाद जो है हम सेकेंड वाला देखते हैं। इसमें भी देखो किस तरफ शिफ्ट करने पर हमें एरोमेटिक मिल सकता है। मैं इस तरफ शिफ्ट करूँ तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो उस केस में ही मुझे एरोमेटिक मिल सकता है ये कंपाउंड। और याद रहे एरोमेटिक कंपाउंड जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो हमारी कोशिश है कि हमें कंपाउंड एरोमेटिक ही मिले, वो ही बनेगा। ओके, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज, फाइन। अब यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 1 2 और 3। ओके, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई तो यहाँ से और 2 यहाँ से, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से देखो यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे हो जाएंगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो प्लस चार्ज है, एक डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ से हमें पता ही है जो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एरोमेटिक होंगे, जो भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो एंटी एरोमेटिक होंगे, एरोमेटिक होंगे दोनों ही। तो इस वजह से ये पूरा कंपाउंड जो है हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ये रिंग भी एरोमेटिक और ये रिंग भी एरोमेटिक, राइट। अब इसके बाद चलते हैं आगे वाली रिंग पे। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। जब माइनस चार्ज आ गया तो देखो 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए पाई इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ से, तो टोटल कितने हो गए 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग तो क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, जबकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग क्या हो जाएगी, 8 पाई इलेक्ट्रॉन वाली रिंग क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। कैसे, 4 × 2 = 8 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है ये वाली रिंग। तो ये वाली रिंग ऊपर वाली एंटी एरोमेटिक है और नीचे वाली रिंग जो है एरोमेटिक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। एरोमेटिक कब होता है, जब दोनों ही रिंग एरोमेटिक होती है। एंटी एरोमेटिक कब होता है, जब दोनों ही रिंग एंटी एरोमेटिक हो। ओके, तो डीलोकलाइज्ड सिस्टम देखते हैं हम अभी कि डीलोकलाइज्ड सिस्टम किस तरह से होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी बहुत। तो ये जो तीनों कंपाउंड दिए हुए हैं, क्या ये डीलोकलाइज्ड सिस्टम है, बिल्कुल है। देखिए ये किस तरह से होगा। पहले तो आप देख लो कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड और ये माइनस चार्ज है, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इस माइनस चार्ज से। इसके अलावा इस कंपाउंड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड और ये तो प्लस चार्ज है, तो टोटल
4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके अलावा ये जेड यहाँ पर कोई हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, बोरोन भी हो सकता है, सॉरी बोरोन तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो लुईस एसिड है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, जिस पर लोन पेयर प्रेजेंट हो। ओके, तो ये लोन पेयर जो है वो भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पर भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6, 1 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 ये। अब देखो क्या ये डीलोकलाइज है? बिल्कुल है। ये देखो माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट किया तो ये इधर शिफ्ट हो गया। इसके बाद देखो जैसे ही इस माइनस चार्ज ने इधर शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। इस तरह से अगेन राइट। तो इस तरह से इस वाले कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन है। यहाँ पर देखते हैं क्या इस कंपाउंड में डीलोकलाइजेशन है? बिल्कुल है। जैसे कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो क्या हुआ? प्लस चार्ज जो है यहाँ से डीलोकलाइज हो जाएगा। डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़, और जैसे ही ये इधर शिफ्ट हुआ यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। इसके बाद वापस जैसे ही ये डबल बॉन्ड में इधर शिफ्ट करूँगी तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्लस चार्ज हो माइनस चार्ज हो, इस वाले सिस्टम में जो है वो डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में है। इस कारण जो है ये वाला सिस्टम जो है डीलोकलाइज सिस्टम है। यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, फिर इधर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से ये वाला सिस्टम भी डीलोकलाइजेशन में है और ये डीलोकलाइज सिस्टम में आते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन डीलोकलाइज सिस्टम क्या होते हैं। ओके, यहाँ पे नॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। चार्ज भी हो सकता है, आप यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखो, सिस्टम लिखो, ज़्यादा बेटर है। सिस्टम, नॉन डीलोकलाइज्ड सिस्टम। यहाँ पे देखो इस वाले कंपाउंड में प्लस चार्ज दिया हुआ है। क्या ये प्लस चार्ज डीलोकलाइजेशन में होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये हमेशा याद रखना कि sp2 कार्बन पर या एटम पर अगर प्लस चार्ज लगा है, अगर माइनस चार्ज लगा है या फिर कोई लोन पेयर है तो वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। ये sp2 कार्बन है, प्लस चार्ज लगा है तो ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये sp2 है, माइनस चार्ज लगा है तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहाँ पर भी ये नाइट्रोजन क्या है? sp2 है, तो ये भी इस पर जो उपस्थित लोन पेयर है वो भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहाँ पर भी देखो ये कार्बन क्या है? sp2 है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पर प्रेजेंट माइनस चार्ज भी वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, वहाँ पर हम वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो या लोन पेयर हो, ठीक है, कोई भी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? sp2 या sp3 कार्बन पर अगर कोई चार्ज या इलेक्ट्रॉन लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने कह सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी टोटल पाई इलेक्ट्रॉन हम कितने कह सकते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, क्योंकि ये तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा, ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो डीलोकलाइज्ड कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी नहीं कर रहे, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या हो गए? एरोमेटिक हो गए, राइट। कैसे? अगर n की वैल्यू में क्या रख दूँ? 1 रख दूँ, तो ये किस रूल को फॉलो कर रहे हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हुए, राइट। अब यहाँ पे देखो, अगर sp2 कार्बन पर ही कोई डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है
तो वो भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर भी हम कितने इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही करेंगे, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड तो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल नहीं है डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये वाला कंपाउंड स्पीशीज, क्या ये नाइट्रोजन आगे किसी डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है। ठीक है, तो ये लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ये भी नाइट्रोजन है, इस पर भी लोन पेयर है, पर क्योंकि ये डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है तो आप इसे हक्कल इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। फाइन, क्योंकि ये भी एरोमेटिक होगा और ये हक्कल रूल को फॉलो करेगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। ओके, इसके अलावा ये कंपाउंड देखो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, हमेशा याद रखना कि एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो पेरीफेरी पर प्रेजेंट पाई बॉन्ड ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कॉन्जुगेशन में तो होंगे पर डीलोकलाइजेशन में वही पार्टिसिपेट करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में यही पेरीफेरी के पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट होंगे। तो ये जो सेंटर में ये जो डबल बॉन्ड है ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन में कोई रोल नहीं है। तो देखो ये कितने पाई बॉन्ड है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये किस रूल को फॉलो करेगा, अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूँ तो 4 × 3 करने पर मुझे 12 पाई इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, मतलब ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, पेरीफेरी पर प्रेजेंट पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं डीलोकलाइज सिस्टम को आपने समझा, नॉन डीलोकलाइज सिस्टम को आपने समझा। इन कुछ कंसेप्ट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ओके, होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड में एक sp3 कार्बन होता है और sp3 कार्बन होने के बाद भी वो कंपाउंड जो है वो एरोमेटिसिटी शो करता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कंपाउंड में या किसी स्पीशीज़ में sp3 कार्बन आ जाता है तो वो एरोमेटिसिटी शो नहीं करेगा। ऐसे कंपाउंड जो है वो नॉन एरोमेटिक होंगे। पर कुछ कंपाउंड है जिनमें sp3 कार्बन प्रेजेंट होता है, उसके बाद भी वो कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी शो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो sp3 कार्बन जो है वो उस मॉलिक्यूल में अबव द प्लेन रहता है और वो पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को रोकता नहीं है। किस तरह से, अभी थोड़ा समझते हैं इसको। ये देखो साइक्लोऑक्टाटेट्राइन दे रखा है। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं मतलब कि एसिड है, H+ प्रोटॉन देगा। अब यहाँ से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे हमारा लग जाएगा प्लस चार्ज।
जहाँ पे माइनस चार्ज आया है वहाँ पर ये प्रोटॉन जाके लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऑलरेडी एक हाइड्रोजन तो था, एक हाइड्रोजन अभी जाके लग गया, तो ये वाला कार्बन हमारा क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। पर इसके sp3 होने के बाद भी ये कंपाउंड जो है एरोमेटिसिटी शो करता है। कैसे करता है, ये वाला जो कार्बन है ये इस प्लेन के अबव द प्लेन आ जाता है, जिससे क्या होता है, ये तीनों पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज जो है आपस में कॉन्जुगेशन में रह पाते हैं। ये पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो पाते हैं। जैसे कि यहाँ देखो ये ऑर्बिटल्स है, ठीक है। फर्स्ट नंबर ये यहाँ पे लगा दूँ मैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 8। ओके, तो ये जो sp3 कार्बन है हमारा, ये क्या रहता है, अबव द प्लेन रहता है, जिस कारण ये तीनों बॉन्ड और ये डीलोकलाइज हो पाते हैं। ओके, तो ये देखो ये प्लस चार्ज वाला कार्बन है, 8 नंबर कार्बन, और ये जो है वो इलेक्ट्रॉन है, इसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है, नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है। इस तरह से ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस सिस्टम में डीलोकलाइज हो पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला जो sp3 कार्बन था ये प्लेन के ऊपर आ गया और अब इसमें अंदर डीलोकलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं कि ये देख लो, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये तो प्लस चार्ज है, तो डीलोकलाइजेशन भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब कि 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, यानी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। और इस तरह की एरोमेटिसिटी को हम एरोमेटिसिटी रखने वाले कंपाउंड्स को हम होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, देखते हैं हम प्रीवियस ईयर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, जून 2018 में पूछा गया था। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग स्पीशीज इज, फिर 2 स्पीशीज दे रखी है, ए और बी यहाँ पे, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन में ये बोल रहा है कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो पहले तो मतलब कि एरोमेटिसिटी के बारे में पूछ रहा है 4 ऑप्शन में, तो पहले तो आप इनकी एरोमेटिसिटी देख लो, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है या फिर होमो एरोमेटिक है, किस तरह के कंपाउंड है दोनों स्पीशीज़। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं हम। फर्स्ट में देखो, पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, कितने होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे प्लस चार्ज है। इस तरह के सिस्टम हमने पढ़े हैं, डीलोकलाइजेशन इनमें पॉसिबल है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, मतलब कि ये एरोमेटिक हो सकता है, प्लेनर भी है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता तो ये प्लेनर नहीं रहता, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन जो है टब शेप में रहती है, हमने पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डीलोकलाइजेशन इसमें किस तरह से होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा, ये देखो। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज जो है वो इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे। अब ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होगा तो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। मतलब कहने का कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आपस में डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लेनर भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि 4n + 2 पाई हक्कल रूल को फॉलो भी कर रहा है, और इनमें जो है ये डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है। तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ए कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा। इसके बाद देखते हैं 20 स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल जो है डीलोकलाइजेशन में कितने इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये लोन पेयर यहाँ पे। तो टोटल यहाँ से 6 और ये 2, 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब कि अगर 4n रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दे रही हूँ तो ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर मिलते हैं, और ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो सिस्टम में जो है डीलोकलाइज भी हो रहा है। तो ये वाला सिस्टम प्लेनर है,
पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन भी हो रहा है और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है, साइक्लिक भी है। तो ये वाला कंपाउंड जो है हमारा क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जो है क्वेश्चन जो है उसमें करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे सेकेंड होगा। क्या है सेकेंड ऑप्शन, ए इज़ एरोमेटिक एंड बी इज़ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गेट 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज़ दे रखी है, 8 स्पीशीज़ दे रखी है। इनमें से ये कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज़ इज़, इनमें से कितनी स्पीशीज़ जो है वो एरोमेटिक है, टोटल नंबर कितना है उसका। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। ओके, एक एक स्पीशीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। एक लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है। तो अगर ये एक लोन पेयर अगर डोनेट कर सकता है तो एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो हम क्या कह सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये एरोमेटिक तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है, जिस वजह से ये रिंग पूरी तरह से प्लेन में नहीं रह पाएगी। ठीक है, हमने पढ़ा है इसके बारे में। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड वाले ऑप्शन की। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो एरोमेटिक नहीं होगा। ओके, इसकी बात करते हैं। ये भी पढ़ा है हमने थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है वो आगे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और इस पर जो है प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज जो तो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। तो इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हैं, 3 है। तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। प्लेन में भी है, साइक्लिक भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है इसमें, मतलब कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी स्पीशीज़ एरोमेटिक हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं थर्ड पे। कितने हैं पहले तो आप देख लो। अब यहाँ पे देखो कि ये प्लस चार्ज, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। ये प्लस चार्ज जो है वो डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करेगा, ये इस तरह से जाएगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये डीलोकेलाइजेशन में पार्टिसिपेट तो करेगा। पर उससे पहले देख लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकेलाइजेशन भी होगा, स्पीशीज प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, डीलोकेलाइजेशन भी है, सब है। पर पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये एरोमेटिक तो हो नहीं सकता। ये क्या है, स्पीशीज एंटी एरोमेटिक है। इसके बाद चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 2 डबल बॉन्ड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये भी स्पीशीज प्लेनर है, साइक्लिक भी है। ये डबल बॉन्ड दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में भी है। पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जिस वजह से ये भी कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। राइट, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर ये स्पीशीज़, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, किस रूल को फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। कैसे, n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूँ तो ये हमको मिल जाता है 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये जो है इस प्लस चार्ज के साथ डीलोकेलाइजेशन में भी है। तो ये स्पीशीज साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और ये दोनों प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड डीलोकेलाइज भी हो रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जिस वजह से ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। और ये जो स्पीशीज़ हमारी होगी वो क्या होगी, एरोमेटिक स्पीशीज़ होगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4, 5, 6 और ये एक माइनस चार्ज 7। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। उसके बाद जो है ये सारे के सारे जो है वो कहाँ पर है? पेरीफेरी पर ही है, ठीक है। ये सारे के सारे जो है पेरीफेरी पर जो कार्बन प्रेजेंट है उसी पर डबल बॉन्ड या फिर माइनस चार्ज प्रेजेंट है। ये साइक्लिक भी है, ये सारे डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज आपस में कॉन्जुगेशन में भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो किस रूल को फॉलो करेगा? ये भी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। कैसे? अगर मैं n की वैल्यू 3 रख देती हूँ तो 4 × 2 3 + 2 = 14 पाई इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये सारे के सारे एरोमेटिसिटी की कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये कंपाउंड नाइट्रोजन पर हमें पता है लोन पेयर होता है, ओके। लोन पेयर है और ये किसी डबल बॉन्ड से भी आगे जुड़ा हुआ नहीं है, ना तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो ये जो लोन पेयर है हमारा वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो अगर ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन टोटल हम कितने कह सकते हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे? 2, 2 और 2। डीलोकलाइज भी हो रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है, ये स्पीशीज जो है वो प्लेनर भी है और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो भी कर रहा है। तो ये भी स्पीशीज हमारी क्या हो जाएगी? एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और 4, तो ये टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता। क्यों? एरोमेटिक तो हो नहीं सकता क्योंकि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये सब पाई इलेक्ट्रॉन आपस में कॉन्जुगेशन में है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक स्पीशीज कितनी हो गई? 1, 2, 3 और 4। ये हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? 4। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैम में पूछा गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इज। इन सारी स्पीशीज में एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो वो हमें देखना होगा एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट स्पीशीज लेते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, फाइन। जब 2 लोन पेयर है यहाँ पे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिस वजह से इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लस चार्ज, ठीक है। अब ये हमारी रिंग है, ये जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और क्योंकि प्लस चार्ज जो है यहाँ पर किसी डबल बॉन्ड्स वाले कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए यहाँ पे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कहाँ से? 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से। यहाँ पे प्लस चार्ज है जो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, वो क्योंकि वो किसी भी जो है डबल बॉन्ड से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये वाली स्पीशीज़ हमारी क्या हो जाएगी? एरोमेटिक स्पीशीज़ हो जाएगी, राइट। ये वाली स्पीशीज़ हमारी एरोमेटिक स्पीशीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नाइट्रोजन पर जो है एक एक लोन पेयर होता है, सेम इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर प्लस चार्ज रहेगा। तो देखते हैं ये प्लस चार्ज किस तरह से रहेगा यहाँ पे।
ये आप लिख सकते हैं इस तरह से इसको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये इधर प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, ये यहाँ पे नाइट्रोजन और ये लोन पेयर। ठीक है, ये भी किसी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है लोन पेयर, ये भी डायरेक्टली किसी डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्लस चार्ज जो है यहाँ पर वो किसी भी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर नहीं है, तो ये भी आराम से रिंग में डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम जो है वो कॉन्जुगेशन में है और ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज रिंग में हो सकते हैं। साथ ही ये क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पे थर्ड कंपाउंड में जो है बोरोन दे रखा है। बोरोन का नेचर कैसा होता है, ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। जैसे कि इसको समझने के लिए पहले इसको बोरोन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, 2s2 2p1। ओके, इस तरह से रखेंगे इसको, 2p, फाइन, डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। कब, जब ये ग्राउंड स्टेट में है। जब इसको बॉन्ड बनाना है तो ये जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाता है। तो अब हमारे पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है तो क्या बनता है, इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये फाइनली एक ऑर्बिटल जो है यहाँ पे वेकेंट रह जाता है। वेकेंट रह जाता है तो इसको क्या है, इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो ये इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, उल्टा इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। तो ये बोरोन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फाइन, तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लोन पेयर अपने नहीं दे सकता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, फिर सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, डीलोकलाइजेशन बिल्कुल यहाँ पे होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे। इसके पास ऑलरेडी जो है एक वेकेंट जो है ऑर्बिटल पड़ा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड हमारा न तो एरोमेटिक होगा न ही नॉन एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड हमारा जो है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, फाइन, नेक्स्ट चलते हैं। इस पर भी लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। ठीक है, पर ये लोन पेयर जो है अभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये डीलोकलाइज्ड नहीं होगा लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर जिस नाइट्रोजन पे है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो ये लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज नहीं होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है ये। तो अब डीलोकलाइज होने के लिए लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, एक, इसके बाद जो है ये 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और 2 यहाँ से, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए जो डीलोकलाइज हो सकते हैं इजीली। ओके, तो ये भी कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं सल्फर की। 2 लोन पेयर होते हैं सल्फर पर। ठीक है, अब सल्फर का केस ऐसा है कि सल्फर अगर लोन पेयर डोनेट करे, उससे एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है कंपाउंड में, तो सल्फर अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। पर अगर सल्फेट के लोन पेयर डोनेट करने से सिस्टम में एंटी एरोमेटिसिटी जनरेट हो रही है, तो ये सल्फर अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। तो स्टेबल कंपाउंड अगर बनेगा तभी सल्फर जो है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे सल्फर डोनेट करेगा या नहीं करेगा। तो हमें देखना होगा पहले ये दो 4 तो ये हो गए हमारे पाई इलेक्ट्रॉन, और इस लोन पेयर के डोनेशन से पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं मतलब कि ये
एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा सल्फर के डोनेशन की वजह से, लोन पेयर डोनेशन की वजह से, तो सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पर इस कंपाउंड में करेगा। तो टोटल यहाँ पर अब देखो कि हमारे पास कितने हो गए कंपाउंड एरोमेटिक, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि टिफर में पूछा गया है 2017 में, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, राइट। 4 स्पीशीज दे रखी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है या कौन सा स्पीशीज यहाँ पे है जिसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है। ओके, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हाईएस्ट कैसे होगा, पहले तो इनको देख लो कि इनमें एरोमेटिक कौन है, एंटी एरोमेटिक कौन है या नॉन एरोमेटिक कौन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है जैसे कि हमने पढ़ा है, एरोमेटिक जो है मोस्ट स्टेबल स्पीशीज़ होती है, एरोमेटिक स्पीशीज़, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और उसके बाद जो है एंटी एरोमेटिक होती है, ठीक है। तो जो मोस्ट स्टेबल स्पीशीज़ होगी उसी का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ पर, क्यों वो भी देखते हैं। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जैसे ही इधर शिफ्ट होगा तो इसमें जो है वो चार्ज जनरेट हो जाएगा, डाइपोल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज। अब आप देख सकते हैं ये वाली रिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये वाले रिंग की बात करूँ तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि दोनों ही रिंग जो है यहाँ पर एरोमेटिक है, ठीक है। अब बात करते हैं, जब इस पर प्लस चार्ज आया है तो ऑब्वियस ही बात है कि ये प्लस चार्ज इस बॉन्ड के साथ जो है वो डीलोकलाइज होगी, तो ये प्लस चार्ज इस पूरी रिंग में डीलोकलाइज होगी और ये माइनस चार्ज इस पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा, जिससे हमें सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिलेगी। तो ये स्पीशीज जो है पूरी की पूरी क्या है, एरोमेटिक है। और ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो ये डाइपोल जनरेट हुआ है यहाँ पर वो डीलोकलाइज होगा, ठीक है। बहुत सारी इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें मिलेगी जिस वजह से ये हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकेंड ऑप्शन। ऑप्शन तो हमें मिल गया है, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिसका एरोमेटिक है और ये डाइपोल जनरेट होगा, प्लस माइनस चार्ज जो है यहाँ पर वो डीलोकलाइज होंगे यहाँ पे, तो ये हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। पर इसके साथ ही दूसरी स्पीशीज भी देख लेते हैं, इनका क्या सीन है। ये यहाँ पे मान लो शिफ्ट होता है इस तरह से, ये इस तरह से माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। तो ये वाली रिंग तो क्या कर रही है, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है, जबकि ये वाली रिंग जो है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रही है। तो ये तो एरोमेटिक रिंग, ये एंटी एरोमेटिक रिंग, पर हमें पूरे कंपाउंड का देखना है, तो ओवरऑल ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अगर ये डीलोकलाइज होता भी है होगा तो ये एरोमेटिक सिस्टम में डीलोकलाइज होगा और एंटी एरोमेटिक सिस्टम में डीलोकलाइज होगा, और एंटी एरोमेटिक सिस्टम जो है वो लीस्ट स्टेबल होता है, इस वजह से उसका डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट हम नहीं कह सकते, इसी का होगा। इसके बाद जो है इसमें भी हम देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ पर भी जो है एक चार्ज तो डीलोकलाइज होगा, दूसरा चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, हमें कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे इसके कंपैरिजन में कम मिलेगी। इसके बाद जो है मान लो कि एरोमेटिक प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज, ओके। इसके बाद देख लेते हैं, ये जनरेट होगा माइनस चार्ज और ये प्लस, इसमें भी हमें कम से कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो
इस तरह से हम एरोमेटिसिटी देखते हैं, एंटी एरोमेटिसिटी देखते हैं और उसके बेसिस पे हम डाइपोल मोमेंट का भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्पीशीज जो है हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनुलिन्स के बारे में। एनुलिन्स में एरोमेटिसिटी हम किस तरह से देखते हैं, इसके अलावा एनिलेशन इफेक्ट के बारे में भी पढ़ेंगे और एरोमेटिसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रेक्स रूल होता है, उस क्रेक रूल के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।